हेलो फ्रेंड्स, लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब के फर्स्ट 3 वीडियोज़ में हमने स्लैब डिज़ाइन के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब के बारे में बताया था आपको, और उसके बाद फिर हमने कोडल प्रोविज़न की बात की थी, और फिर जो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट स्लैब में क्या होती हैं उनको डिस्कस किया था। स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट क्या होती हैं स्लैब के अंदर, हमने उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर मैंने आपको किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मतलब प्रोसीजर ऑफ वन वे स्लैब को डिस्कस किया था। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसीजर बताया था कि वन वे स्लैब को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग की बात और करते हैं स्लैब के अंदर। देखिए, न्यूमेरिकल करने के पहले मैं आपको रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के बाद जो हम रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट भी कर लेंगे, लेकिन उसको हम स्लैब के अंदर प्लेस किस तरह से करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मुझे वो नहीं पता होगा तो फिर हम रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट भी अगर कर लें तो उसे हम स्लैब में किस तरह से प्लेस करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग की बात करते हैं कि किसी भी स्लैब के अंदर रीइंफोर्समेंट को हम किस तरह से प्लेस करते हैं और वो किस तरह से उसकी डिटेलिंग की जाती है चार्ट्स के अंदर, मतलब जो हम उसके डिज़ाइंस बनाते हैं उसमें किस तरह से उसको शो किया जाता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग के बारे में बताता हूँ 3 तरह के स्लैब के लिए। एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, फिर कंटिन्यूस स्लैब के लिए, और फिर कैंटिलीवर स्लैब के लिए, कि तीनों ही तरह की स्लैब के अंदर हम रीइंफोर्समेंट को किस तरह से प्रोवाइड करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और उसके बाद मैं आपको वन वे और 2 वे स्लैब के लिए भी बता दूंगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने हेडिंग डाली कि ए पार्ट में रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग हेडिंग डाली, और फिर ए पार्ट में लिखा सिंपली सपोर्टेड स्लैब, कि अगर स्लैब सिंपली सपोर्टेड हो, ठीक है, मतलब देखिए वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब अगर है इसका मतलब ये है कि उसके लिए हम 2 जगह सपोर्ट करेंगे, और अगर चारों एजेस पे भी आप सपोर्ट करते हैं तो फिर उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो एस्पेक्ट रेशो होता है, मतलब लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का जो रेशो है वो अगर 2 से ज़्यादा है तो भी उसे हम वन वे स्लैब की तरह ही डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं वन वे स्लैब के बारे में बता देता हूँ और फिर 2 वे स्लैब की बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, वन वे स्लैब के लिए मैं आपको सिंपली सपोर्टेड स्लैब और कंटिन्यूस स्लैब दोनों के बारे में रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग की बात करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि वन वे स्लैब की जब हम लोड ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो 2 जगह सपोर्टेड है या 2 जगह हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हाफ लोड को इस वाले एज पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हाफ लोड को इस एज पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ठीक है, ये 2 बीम पे स्लैब को आपने प्लेस कर दिया, और इस 2 बीम के ऊपर ये जो स्लैब रखी है, मतलब इस स्लैब का हाफ लोड इस बीम पे ट्रांसफ़र होगा और हाफ लोड इस बीम पे ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि ये वन वे स्लैब की तरह है। ठीक है, और जब आप वन वे स्लैब को डिस्कस करते हैं तो फिर उसमें रीइंफोर्समेंट किस तरह से प्लेस करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो शॉर्टर स्पैन होता है हम वहाँ पे जो बेंडमेंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं, और वो एरिया ऑफ स्टील जो होता है उसे ही हम मेन रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हम वन वे स्लैब के अंदर जो शॉर्टर स्पैन होता है उसमें जो बेंडमेंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं, और वही एरिया ऑफ स्टील मेन रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, और जो लॉन्गर डायरेक्शन होती है उसमें हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और उसे हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट या डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे शो किया ये, ठीक, ये दोनों बीम और ये स्लैब है। अब इसमें रीइंफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड किया है उसकी बात करता हूँ। तो देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मेन रीइंफोर्समेंट है। देखो ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ मेन रीइंफोर्समेंट, मतलब आपने यहाँ पे बॉटम साइड में प्रोवाइड किया, क्योंकि देखिए हमें पता है कि स्लैब इस तरह से बेंड होती है, और स्लैब अगर इस तरह से बेंड होगी मतलब टेंसाइल जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो बॉटम साइड में होंगी, मतलब स्टील की रिक्वायरमेंट जो होगी वो बॉटम साइड में होगी। कहाँ पे? मिड स्पैन में। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो लिखा दिस इज़ मेन रीइंफोर्समेंट। ठीक, और ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं
ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार लिखा और इसको मेन स्टील लिखा, ये मेन बार है ये, ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट। अब इसको प्रोवाइड किस तरह से करते हैं हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो मेन स्टील लिखा है इसके आगे लिखा है अल्टरनेट बार बेंट अप, कि जो अल्टरनेट बार्स होती हैं उनको हम बेंट अप की तरफ बेंट अप कर देते हैं, ठीक है। कैसे बेंट अप करते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब ये शॉर्टर डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन लॉन्ग डायरेक्शन है, ठीक है। ये शॉर्टर डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में ये लॉन्गर स्पैन है, ठीक है। अब मुझे रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है वो आपको बताता हूँ। अल्टरनेट बार बेंट अप का मतलब क्या होता है कि हम एक रॉड को ऐसा लेके आते हैं स्ट्रेट और यहाँ पे उसको क्रैंक बनाते हैं, ठीक, मतलब 45 डिग्री पे बेंड करते हैं और उसके बाद उसको ऊपर साइड ले जाते हैं, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक रॉड ऐसी लेके आए आप, यहाँ से क्रैंक किया और इधर ले गए, ठीक। उसके बाद दूसरी बार को यहाँ से स्ट्रेट लेके गए और फिर यहाँ क्रैंक बनाया 45 डिग्री पे लेके गए और फिर ऊपर ले गए। समझ में आया? अल्टरनेट बार दो लगातार बार्स को क्रैंक नहीं बनाते, मतलब 45 डिग्री पे बेंड नहीं करते। ये क्रैंक बनाना मतलब ये 45 डिग्री पे बेंड करना, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो आपको एलिवेशन दिख रहा है, लेकिन जब प्लान में देखोगे तो आपको ये बार जो है वो ऐसी बेंड दिखेगी और इसके जस्ट बगल वाली जो बार होगी वो स्ट्रेट गई होगी, सीधी गई होगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? अल्टरनेट बार बेंड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा पहली चीज़। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार तो सीधी सीधी प्रोवाइड करोगे, आपको वन वे स्लैब है तो इसमें आपको क्रैंक करने की ज़रूरत नहीं होती वन वे स्लैब के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो वन वे स्लैब आपको दिखेगी उसमें किस तरह के दिखेगा कि यहाँ से रॉड आई इस तरह से बेंड हुआ और इधर चली गई, यहाँ से रॉड आई यहाँ बेंड हुआ और इधर चली गई, ठीक है। मतलब जो उठे हुए टॉप पोर्शन दिखेंगे वो इस डायरेक्शन में दिखेंगे। यहाँ पे आपको इस एंड पे और उस एंड पे आपको टॉप पोर्शन नहीं दिखेंगे, मतलब क्रैंक बार नहीं होंगी। जो क्रैंक बार होंगी वो सिर्फ इस वाली एज पे होगी और इस एज पे होंगी, क्योंकि यही लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि ये क्रैंक क्यों बना रहा है, क्रैंक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो देखिए मुझे पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो सेंटर पे, मतलब स्पैन के सेंटर पे सैगिंग मोमेंट होता है। सैगिंग मोमेंट होता है मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस नीचे आती हैं, इसलिए आपको जो स्टील की रिक्वायरमेंट है वो बॉटम साइड में है और एंड्स पे जो मोमेंट आते हैं वो नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं और नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं इसलिए हमें जो रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है वो टॉप पोर्शन में ज़रूरत होती है, इसलिए इसको क्रैंक बना के हम ऊपर ले जाते हैं। क्लियर? अब क्रैंक बना के आप ऊपर ले गए अल्टरनेट बार्स को, ठीक। अब लेकिन वहाँ पे जब क्रैंक बना के ले गए तो उनको सपोर्ट करने के लिए रॉड चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये एक रॉड गई, इसको आपने क्रैंक बना के ऊपर ले गए, दूसरी रॉड सीधी आ गई, फिर तीसरी रॉड को आप क्रैंक बना के ऊपर ले गए, तो क्रैंक बना के ऊपर ऐसी रॉड है, तो अब इनको सपोर्ट कैसे करोगे? लोड जो ऊपर से आएगा तो सपोर्ट कैसे होगा? तो इसके लिए भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो देखिए ये वाली जो बार्स हैं इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बार बोला और एटलीस्ट 2 बार प्रोवाइड की जाती है, ठीक। यहाँ पे लिखा कि डिस्ट्रीब्यूशन बार मिनिमम 2 बार्स। क्लियर? कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती हैं ये ऊपर क्रैंक पोर्शन को सपोर्ट करने के लिए, क्रैंक रॉड्स को सपोर्ट करने के लिए 2 रॉड मिनिमम 2 रॉड्स प्रोवाइड की जाती हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो डी है ये थिकनेस ऑफ स्लैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो क्रैंक बनाते हैं वो किस लेंथ से बनाते हैं। तो ध्यान रखना कि सपोर्ट के अगर जो बीम होते हैं एंड पे जो होते हैं, एजेस पे जो होते हैं, वहाँ पे LX/7 मतलब ये जो स्पैन लेंथ होती है /7, ये इसको 0.15 भी कई बुक्स में लिखा है कि 0.15 LX, ये 0.15 LX मैंने यहाँ पे लिख दिया और 0.15 LX से इसको बेंड करते हैं। क्रैंक जो बनाते हैं वो यहाँ से बनाते हैं, ठीक। और एटलीस्ट ऊपर साइड में हम 0.1 LX तक लेके जाते हैं। समझ में आया? मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि एटलीस्ट 50% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन शैल एक्सटेंड इनटू द सपोर्ट टू अ लेंथ LD/3। यहाँ पे LD जो है वो डेवलपमेंट लेंथ है अलोंग द सेम फेस ऑफ द स्लैब। इसका क्या मतलब है
कि ये जो आपने मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, ये तो टोटल AST x है, जो आपने बेंडिंग मोमेंट से कैलकुलेट करके निकाला है वो AST x है। तो सेंटर पे तो आपको पूरा बाहर जो रेनफोर्समेंट है वो पूरा दिख रहा है। इसमें से मैंने कहा कि 50% जो रेनफोर्समेंट है उसको सीधा लेके जाइए, ठीक है। वो सीधा, वो क्रैंक नहीं बनाया, वो सीधा चला गया, ठीक है। और वो जो लेंथ है इस सपोर्ट के आगे, वो उसकी लेंथ कितनी रखोगे, LD/3। ये देखो मैंने कहा कि LD/3 होना चाहिए, ठीक। उसकी लेंथ जो है वो LD/3, इसे डेवलपमेंट लेंथ, LD जो है वो डेवलपमेंट लेंथ है, सपोर्ट के अंदर हम उसको LD/3 तक लेके जाते हैं। क्लियर। और मैंने कहा कि ये वाली जो रॉड्स हैं जिनको आपने क्रैंक बनाया, तो जो रिमेनिंग 50% बचा, 50% तो सीधी चली गई मेन जो रेनफोर्समेंट है उसमें से, मतलब इसमें से, और जो 50% बचा उसका आपने क्रैंक बना लिया। तो क्रैंक बना के इस तरह से गई, और मैंने कहा कि ये क्रैंक कहाँ से बनता है, 0.15 LX से या LX/7 से, और इसको ऊपर ले गए। देखिए इसीलिए मैंने लिखा कि 50% AST x, कि 50% सीधा चला गया और जो रिमेनिंग 50% बचा वो ऊपर ले गए, आप उनको क्रैंक बना के ले गए। क्लियर। और इस रॉड को हम एक कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक रफ रूल याद रखिएगा कि इसको हम बेंड करके 75 मिलीमीटर डेप्थ तक ले आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि ये जो क्रैंक बार हैं ये 45 डिग्री पे ही बेंड क्यों करते हैं। देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि एंड्स पे जो मोमेंट आते हैं वो नेगेटिव मोमेंट आते हैं। नेगेटिव मोमेंट आता है मतलब वहाँ पे जो बेंड होगा स्ट्रक्चर, वो जो बीम बेंड होने की कोशिश करेगा, जो स्लैब बेंड होने की कोशिश करेगी, वो इस तरह से होती है। मतलब टेंसाइल जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो टॉप पोर्शन में होती हैं, और इसीलिए वहाँ पे रेनफोर्समेंट की जो ज़रूरत होती है वो टॉप पोर्शन में होती है, और इसीलिए आपने इसको बेंड करके ऊपर लेके गए हो, ठीक है। जो क्रैंक बना के लेके गए ऊपर, वो ऊपर क्यों ले गए, क्रैंक आपने क्यों बनाया उसकी बात की, जैसे आप बोलते हैं बेंट अप बार्स। और मैंने कहा ये 45 डिग्री पे बेंड किया, तो 45 डिग्री पे बेंड करने का रीज़न ये है कि 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम शियर रेजिस्टेंस देती हैं ये बेंट अप बार। देखिए शियर रेजिस्टेंस कई सारे तरह से आता है, मैंने आपको जो शियर के वीडियोस बनाया उसमें पूरा बताया, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि बेंट अप बार भी शियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, स्टिरअप भी करती हैं, बेंट अप बार भी करती हैं, शियर रेइंफोर्समेंट अलग से भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो बेंट अप बार्स होती हैं ये शियर रेजिस्टेंस देती हैं, और 45 डिग्री पे जब हम बेंड करते हैं तो मैक्सिमम शियर रेजिस्टेंस देती हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि हम जो क्रैंक बार्स होते हैं इनको 45 डिग्री पे बेंड करते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं और कंटिन्यूस स्लैब के अंदर रीइंफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है वन वे स्लैब के अंदर, मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि टिपिकल डिटेल ऑफ सिंगली वन वे स्लैब, ठीक है। ये वन वे स्लैब की तरह हमने इसको डिज़ाइन किया, और आगे चलते हैं इसकी बात और करते हैं टू वे स्लैब, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लोड जो है वो UDL है। इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि टिपिकल लेआउट ऑफ स्टील इन कंटिन्यूस वन वे स्लैब अंडर UDL। ये UDL के लिए है, पॉइंट लोड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम स्लैब को जनरली UDL के लिए ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। हालांकि पॉइंट लोड के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको UDL के लिए जो रेइंफोर्समेंट डिटेलिंग है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब कंटिन्यूस स्लैब में क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। कंटिन्यूस स्लैब है मतलब मोर देन 2 स्पैन्स होंगे, ठीक है। तो देखिए 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, तो मैंने इसको ये बना दिया, ये L1 फर्स्ट स्पैन का जो है उसको L1 बोला, सेकंड स्पैन जो है वो L2 लेंथ का है, और थर्ड स्पैन जो है वो L3 लेंथ का है, ठीक है। अब यहाँ पे रेइंफोर्समेंट हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं उसकी बात करते हैं। तो अभी भी जो बॉटम साइड है उसमें टेंसाइल रेइंफोर्समेंट होगा सेंटर पे, और जो सपोर्ट है वहाँ पे हॉगिंग मोमेंट के कारण स्टील की रिक्वायरमेंट ऊपर है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव मोमेंट्स होने के कारण यहाँ पे स्टील की रिक्वायरमेंट ऊपर, तो आपने उसको क्रैंक बना के ऊपर बना दिया, और ये सब 45 डिग्री पे क्रैंक बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं रेइंफोर्समेंट डिटेलिंग में। सबसे पहली बात आती है कि क्रैंक कहाँ से बनाना। तो जो सपोर्ट है उसको तो यहीं से याद रख लीजिए कि LX/7, यहाँ पे L1 है तो L1/7 बोल दिया, या 0.15 L1 बोल दिया, ठीक। और जो इंटीरियर सपोर्ट है मतलब एंड सपोर्ट के बाद वाला ये इंटीरियर सपोर्ट जो है उस पे जो क्रैंक बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हो, 0.25 L1 से।
मतलब रॉड को जो हम बेंड करते हैं वो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, L1/4 से, ठीक है। अब ये आपने ऊपर लेके गए और यहाँ ले गए, सेंटर पे जो रेइंफोर्समेंट है मिडिल ऑफ द स्पैन पे वो पूरा पूरा AST1 है। ये जो रॉड दिख रही है ये पूरा AST1, क्लियर। जब इसको क्रैंक बना के ले गए तो ऊपर जो रेइंफोर्समेंट होगा ये कितना होगा, 0.5 AST1, क्लियर। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 0.15 L1 होता है, यहाँ पे ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 0.1 L1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट के पहले। बाकी तो फिर ये सपोर्ट के अंदर चले जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो LD/3 के बराबर होगा, जहाँ पे LD डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम 75 मिलीमीटर रख लेते हैं, ये जो बार है इसको 75 मिलीमीटर डेप्थ तक बेंड कर देते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से ले जाते हैं। अब आगे चलते हैं, और ये वाला जो रेइंफोर्समेंट है, मैंने कहा 50% तो आपने क्रैंक बना दिया और 50% जो है वो आगे तक कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। जो रॉड्स हैं वो सीधी चली जाती हैं, मतलब बेंट अप बार जिसे हम बोलते हैं कि हाफ तो आपने बेंट अप बार बोल दिया और हाफ रॉड जो है वो सीधी चली गई। यहाँ पे भी ध्यान रखना कि अल्टरनेट रॉड जो हैं वो बेंट अप बार होंगी, मतलब एक रॉड ऐसी आएगी, फिर क्रैंक बनाओगे, फिर ऊपर चली जाएगी, और दूसरी रॉड सीधी आएगी, यहाँ से सीधी आई और यहाँ क्रैंक बनेगा, समझ में आया। मतलब एक रॉड में सिर्फ एक ही क्रैंक बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक रॉड में हम दो जगह क्रैंक, मतलब ऐसी रॉड लाए यहाँ क्रैंक कर दिया और ऐसी रॉड को यहाँ क्रैंक, एक रॉड में नहीं करते। एक रॉड सीधी आती है, यहाँ क्रैंक बना के इधर ले आते हैं, और फिर दूसरी रॉड यहाँ से आती है और यहाँ क्रैंक बना के इधर ले जाते हैं, ठीक है। मतलब अल्टरनेट बार जो होती हैं उन्हीं में क्रैंक बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो फिर ये वाली क्रैंक बना के आपने इस रॉड को क्रैंक बना के यहाँ ले गए, इस रॉड को क्रैंक बना के यहाँ ले आए, ठीक है। तो ये वाले जो स्टील है 0.15 AST1 के बराबर हो गया इसके। और जो ऊपर वाली रॉड्स हैं, अब ये क्या है उसकी बात और कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जो सपोर्ट पे आपको रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो एक्स्ट्रा रेइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है उसकी बात और कर लेते हैं। तो देखो, ये सपोर्ट पे आप क्रैंक बना के तो ले ही गए, ठीक है, और इन क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट चाहिए, तो उसको मैंने ये डॉटेड लाइन से बना दिया, ठीक है। देखो, ये और ये जो दिख रहा है एक्स्ट्रा टॉप और ये क्रैंक, ये दोनों बार एक ही लेवल पे हैं, लेकिन मुझे दिखाना था इसलिए मैंने अलग अलग दिखा दिया, ठीक है। ये ऊपर नीचे नहीं है, एक ही प्लेन में है ये बार्स, लेकिन मुझे दिखाना था इसलिए मैंने उसको अलग अलग शो कर दिया। तो ये क्रैंक बार है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको, डॉट जो दिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार क्यों प्रोवाइड करना पड़ी, क्योंकि अल्टरनेट बार क्रैंक है, तो क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए आपको बार चाहिए, तो वो बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, क्योंकि क्रैंक तो इस तरह से है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरह से डली है, तो वो सपोर्ट कर देगी इन क्रैंक्स को, क्लियर। अब मैंने अभी आपसे कहा कि ये टॉप एक्स्ट्रा रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, और क्यों करते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पे जो मोमेंट्स मिल रहे हैं वो नेगेटिव मोमेंट्स हैं, और नेगेटिव मोमेंट्स के लिए आपको स्टील की रिक्वायरमेंट है ऊपर साइड में। जो आप क्रैंक बना के लेके गए हो वो अल्टरनेट बार को ले गए हो, मतलब ऊपर साइड में जो स्टील लेके गए हो वो 50% ले गए, क्योंकि 50% तो आप सीधी कंटिन्यूस बार चली गई है। तो फिर उसको एकोमोडेट करने के लिए, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए, जो ऊपर स्टील है वो हाफ है, जो क्रैंक बना के आप ले गए हो, तो अल्टरनेट बार को आपने क्रैंक किया है, मतलब 50% स्टील है वहाँ पे, तो बाकी जो 50% स्टील चाहिए उसके लिए मैंने कहा कि हम यहाँ पे टॉप स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये कैसे प्रोवाइड करोगे, तो देखो, जो क्रैंक बना के लेके गए उसमें तो स्टील लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बार सीधी गई है उसके लिए हम टॉप में एक एक्स्ट्रा बार लगा देते हैं, क्लियर। देखो, यहाँ पे ये रॉड गई, क्रैंक बना के ऊपर चली गई, यहाँ पे ये रॉड सीधी आई, यहाँ क्रैंक बना है, ये रॉड इधर गई और ये क्रैंक बना के ऊपर चली गई, तो इन दो क्रैंक के बीच में जो रॉड सीधी आई है उसके लिए हम ऊपर एक्स्ट्रा टॉप बार प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये टॉप एक्स्ट्रा बार क्या होती है वो मैंने आपको बताया, और ये कितना होगा, ये जो रेइंफोर्समेंट लिखा है ये 0.5 AST लिखा है, AST2 लिखा है, मतलब इस स्पैन के लिए जो आपने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया उसके करस्पॉन्डिंग जो रेइंफोर्समेंट कैलकुलेट किया उसका हाफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये किस लेंथ तक होता है, तो देखिए, ये जो स्पैन है ये L1 है, मतलब ये जो लेंथ होगी इस एक्स्ट्रा टॉप बार की वो कितनी होगी, सपोर्ट से L1/3, ठीक है। और इस साइड क्या होगा, L2/3 होगी। ये ध्यान रखना कि ये L2 स्पैन है, मतलब
सपोर्ट से जो इसकी लेंथ होगी टॉप एक्स्ट्रा बार की वो L2/3 होगी। क्लियर? यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये 0.25 L1 था, तो ये वाली जो रॉड है जो आपने क्रैंक बना के लेके गए हो उसकी सपोर्ट से मिनिमम जो लेंथ होगी वो 0.15 L1 के बराबर होगी। ठीक है, और ये सब रॉड एक ही लेवल पे होंगी। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। ये मेन रेनफोर्समेंट है और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लगाई जाती है। ठीक है, सबसे बॉटम में मेन रेनफोर्समेंट, देन डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे जो रॉड दिख रही हैं वो एक ही लेवल पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अब ये जो L2 है, मतलब यहाँ पे L2/4 होगा, ये डिस्टेंस जो होगी वो L2/3 होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी वो L3/3 होगी। ये ऊपर मतलब जो टॉप एक्स्ट्रा बार डली है वो सपोर्ट से L3/3 डिस्टेंस तक होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, मतलब जो यहाँ हुआ है वैसे ही आगे तक हम, और जितने स्पैन होंगे सेम हम इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं और यहाँ पे जो 2 वे स्लैब होती है उसमें क्या डिफरेंस होगा उसकी बात और करते हैं। ठीक है, तो देखो, जब हम 2 वे स्लैब की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि हम उस जो स्लैब होगी उसको चारों सपोर्ट पे सपोर्ट करेंगे, चारों एजेस पे सपोर्ट करेंगे, और चारों एजेस पे सपोर्ट करते हैं मतलब लोड जो है वो चारों एजेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी हम जब 2 वे स्लैब को डिटेल में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह से रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होती है 2 वे स्लैब में भी। जो डिफरेंस होता है उसकी बात करता हूँ। तो देखिए, अभी आपने जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट किया वो एक डायरेक्शन में किया शॉर्टर स्पैन में, और लॉन्गर डायरेक्शन में आपने मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जिसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोला। ठीक है, लेकिन जब 2 वे स्लैब की बात करोगे तो 2 वे स्लैब में दोनों रेनफोर्समेंट चाहे वो x डायरेक्शन में हो चाहे y डायरेक्शन में हो, दोनों ही कैलकुलेटेड होते हैं। मतलब mx के करस्पॉन्डिंग हम एक रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे और सिमिलरली my के करस्पॉन्डिंग हम दूसरा रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। तो एक को x डायरेक्शन प्रोवाइड कर देंगे और एक को y डायरेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करते, जैसे अभी आपने 1 वे स्लैब में किया है कि लॉन्गर स्पैन में हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन 2 वे स्लैब के अंदर दोनों ही कैलकुलेटेड रेनफोर्समेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब 1 वे स्लैब के अंदर आपने 2 डायरेक्शन में, मतलब यहाँ क्रैंक बना के इधर ले गए थे और यहाँ क्रैंक बना के इधर ले गए थे, और आप अगर पहचान करना चाहते हो कहीं पर रेनफोर्समेंट बंधा हुआ है और आपको किसी में स्लैब में देखना है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आ जाता है कि आपको एक डक्ट दिखने लगती है, मतलब यहाँ पे इस तरह से दिखता है, यहाँ पे इस तरह से दिखता है, मतलब एक सीधी सीधी लाइन होती है, तो समझ में आता है 1 वे स्लैब है। लेकिन 2 वे स्लैब में क्या होगा कि 2 वे स्लैब में ये तो हो गई, इधर क्रैंक बना के ले जाओगे, इस रॉड को यहाँ क्रैंक बना के ले जाओगे, लेकिन इस डायरेक्शन में भी क्रैंक बन के आता है, और ऐसे इस डायरेक्शन में भी हम रॉड को क्रैंक बना के ले जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको चारों ही डायरेक्शन में, x की पॉजिटिव x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव y की नेगेटिव, चारों ही डायरेक्शन में आपको क्रैंक बने हुए दिखते हैं। ठीक है, मतलब चारों डायरेक्शन में आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा और बीच में एक रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट डलेगा वो चारों साइड में क्रैंक बना के डलता है, ये ध्यान रखिएगा, और यही बेसिक डिफरेंस है 1 वे और 2 वे के रेनफोर्समेंट में। ठीक है, यहाँ पे दोनों कैलकुलेटेड होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब डिटेलिंग किस तरह की होती है उसकी बात और कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसी के बारे में, यहाँ तो आपको पता चल ही जाएगा कि अगर सिंपली सपोर्टेड है मतलब चारों डायरेक्शन में आपको क्रैंक बनाना है, वो इस डायरेक्शन में क्रैंक बनेगा, इस डायरेक्शन में क्रैंक बनेगा, यहाँ भी क्रैंक बनेगा, यहाँ भी क्रैंक बनेगा, और जो क्रैंक बनेगा वो किस डिस्टेंस पे बनेगा वो भी हमें पता है। अल्टरनेटिव बार जो होंगी वो बेंट अप होंगी, वो भी मुझे पता है। अल्टरनेट बार जो होंगी, ठीक है, अल्टरनेट बार जो होंगी वो बेंट अप होंगी, मतलब एक स्ट्रेट आएगी और दूसरी बेंट आएगी। ठीक है, ऊपर क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, और 2 क्रैंक के बीच में जो स्ट्रेट बार है उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा एक रॉड को बांध देते हैं। ठीक, जैसे आप टॉप एक्स्ट्रा बोलते हो, तो यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। क्लियर? अब अगर कंटिन्यूस स्लैब की बात करूँ तो कंटिन्यूस स्लैब में क्या होगा वो आपको बता देता हूँ। तो 2 वे स्लैब में जो
रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग होती है वो इसी तरह की होती है। जो थोड़ा बहुत चेंज होता है वो कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैंने L/1/4 लिखा है, वहाँ पे L1/5 लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे L1/3 लिखा है तो L1/4 कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे L2/5 हो जाएगा, यहाँ पे L2/4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस, हालांकि आपको जो कई सारे उसमें जो डिज़ाइनर्स हैं वो इसी तरह से भी डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मुझे पता है कि 1 वे स्लैब के अंदर थिकनेस ज़्यादा होती है इस 2 वे स्लैब के कंपैरिजन में, ठीक है। ये ध्यान रखना कि हमने अभी कैलकुलेट भी किया था, मैंने आपको जो रेशो बताए थे उस रेशो से भी मुझे पता है कि 1 वे स्लैब की थिकनेस मतलब ज़्यादा होती है 2 वे स्लैब के कंपैरिजन में, ठीक है। अब 2 वे स्लैब में रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग तो कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन वहाँ पे एक एज स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप भी होती है। आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एज स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप की डिस्टेंस दी होती है। तो 12.5% यहाँ की एज स्ट्रिप होती है और 12.5% यहाँ की एज स्ट्रिप होती है, और जो मिडिल स्ट्रिप होती है वो 75% लेंथ की होती है, ठीक है। मतलब ये अगर LX डायरेक्शन है, ये LY डायरेक्शन है, तो 0.125 LX की एक एज स्ट्रिप ये हो गई, 0.125 LX की एक एज स्ट्रिप ये हो गई, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं मिडिल स्ट्रिप, जो कि 0.75 LX का हो जाएगा। इसी तरह से ये जो डायरेक्शन है Y डायरेक्शन, यहाँ पे जो एज स्ट्रिप होगी वो 0.125 LY की हो जाएगी, यहाँ पे जो एज स्ट्रिप होगी वो 0.125 LY की हो जाएगी, और ये जो मिडिल स्ट्रिप है ये 0.75 LY की हो जाएगी। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे एज स्ट्रिप होती हैं 2 वे स्लैब के अंदर, और उनके अंदर रेनफोर्समेंट हम कुछ इसी तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको 4 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, मैं उसको अभी आपको रिपीट भी करा देता हूँ, लेकिन एक रेनफोर्समेंट और प्रोवाइड किया जाता है जिसे बोलते हैं टॉर्शन रेनफोर्समेंट। तो ये टॉर्शनल रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? देखिए मैंने आपसे कहा कि जो कॉर्नर होते हैं स्लैब के, जब लोड को आप प्लेस करते हो तो वो लिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो लिफ्ट ना हो उसके लिए मुझे कॉर्नर्स पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि हम जो टॉर्शन रेनफोर्समेंट है वो कितना प्रोवाइड करते हैं, किस लेंथ में प्रोवाइड करते हैं और किन कॉर्नर्स पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। आप जो डिज़ाइन ऑफ स्लैब का सेकंड वीडियो है उसमें आपको दिख जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कितना प्रोवाइड करते हैं वो आपको बता देता हूँ कि हम कॉर्नर्स पे टॉप और बॉटम दोनों साइड में एक ग्रिड बना के प्रोवाइड करते हैं, और उसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्टर स्पैन की लेंथ अपॉन 5 मतलब LX/5 का हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो लॉन्गर डायरेक्शन हो चाहे शॉर्टर डायरेक्शन हो। मतलब चारों कॉर्नर्स पे जो आप ग्रिड बना के प्रोवाइड करते हो वो LX/5 की ग्रिड बना के प्रोवाइड करते हो, टॉप में और बॉटम में, टू रजिस्ट टॉर्शन, ठीक। अब रेनफोर्समेंट स्लैब के अंदर किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखिए आप सिर्फ 5 स्टेप याद रखिएगा। कैसे कि मेन रेनफोर्समेंट हम यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ क्रैंक बनाते हैं, इस साइड ले जाते हैं, यहाँ से रॉड लेके आते हैं, यहाँ क्रैंक बनाते हैं, इस साइड ले जाते हैं, ठीक। और सबसे बॉटम में यही प्रोवाइड करते हैं, मतलब शुरुआत मेन रेनफोर्समेंट से ही की जाती है, ठीक। उसके बाद अगर 1 वे स्लैब है तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट डाल देना, और अगर 2 वे स्लैब है तो यहाँ पे भी हम इस तरह से क्रैंक बना के यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ से सीधी रॉड लेंगे, उधर जाके क्रैंक बना के ले जाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों चारों ही डायरेक्शन में क्रैंक बनेंगे। 1 वे स्लैब होगी तो सिर्फ 2 डायरेक्शन में, इधर क्रैंक बनेगा और इस डायरेक्शन बनेगा। 2 वे स्लैब होगी तो चारों डायरेक्शन, मतलब x की पॉजिटिव x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव y की नेगेटिव, मतलब चारों डायरेक्शन में क्रैंक दिखेगा, ठीक। और बीच में आपको एक रेक्टेंगुलर पोर्शन दबा हुआ दिख जाएगा, चारों साइड ऊपर उठा हुआ दिख जाएगा 2 वे स्लैब के अंदर, ठीक है। और आपको अगर किसी मैप में देखना है तो फिर उसमें भी आपको अगर रेनफोर्समेंट देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब किस तरह की होगी उसको अगर देखना चाहते हो तो 1 वे स्लैब के लिए कुछ इस तरह से एक मेंशन होता है स्लैब में, तो आपको 1 वे स्लैब पता चल जाएगा। और अगर 2 वे स्लैब होगा तो फिर उसके लिए कुछ इस तरह से दिया होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ दिया होता है, मतलब ये 2 वे स्लैब को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 वे स्लैब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक। उसके बाद जो क्रैंक आप ऊपर लेके जाते हो उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे
एक्स्ट्रा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। कोई रॉड्स तो होंगे जिनसे आप उसको कनेक्ट करोगे, क्योंकि क्रैंक बना के आप इस तरह से लेके गए, तो फिर उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने वहाँ पे बताया आपको कि हम सपोर्ट पे मिनिमम 2 रीइंफोर्समेंट 2 बार्स, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन बार मिनिमम 2 बार्स प्रोवाइड करते हैं, जिस पे हम वो क्रैंक की जो बार्स क्रैंक बार्स होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक, अब जो सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट है वो उसको रजिस्ट करने के लिए आपको टॉप में रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, और आप जो क्रैंक बना के लेके गए हो वो तो 50% रीइंफोर्समेंट दे रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये 50% रीइंफोर्समेंट आप ऊपर लेके गए, क्योंकि एक रॉड क्रैंक बना के ले गए और एक सिंपल लेके एक मतलब कंटिन्यूस लेके गए हो, तो फिर जो रीइंफोर्समेंट है सपोर्ट पे वो हाफ हो गया। तो फिर उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे जो रॉड स्ट्रेट गई है उसके लिए ऊपर हम एक टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि देखो टॉप एक्स्ट्रा बार क्या होती है, ये टॉप एक्स्ट्रा बार होती है, और वो किसके बराबर होगी, वो हाफ रीइंफोर्समेंट के बराबर होगी, क्योंकि मुझे उसको कंपनसेट करना है। तो क्रैंक के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रैंक तो रॉड गई है और जो स्ट्रेट बार गई है उसके ऊपर हम वो टॉप एक्स्ट्रा लगाते जाते हैं। ठीक है, और 2 वे स्लैब अगर होगी तो जो कॉर्नर्स हैं 4, उन पे मुझे टॉप एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपके पास बार आई हैं क्रैंक होके और इधर से भी आई हैं, मतलब 2 क्रैंक ऊपर हो गए। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा जो बार यहाँ पे आई क्रैंक बना के वो इधर गई, और यहाँ की जो बार क्रैंक होके गई वो इधर गई, मतलब इन कॉर्नर्स पे ये 4 जो कॉर्नर्स हैं, इन चारों ही कॉर्नर्स के ऊपर जो क्रैंक बार्स हैं वो डबल हो गई हैं, तो आपको टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो टॉप एक्स्ट्रा मुझे ये 4 जगह पड़ती है 2 वे स्लैब के अंदर। और 1 वे स्लैब है तो 1 वे स्लैब में तो आपको हर अल्टरनेट बार पे आपको टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो 4 तरह की बार हो गई, और जो 5th बार मैंने आपसे कहा वो है टॉर्शन रीइंफोर्समेंट। तो टॉर्शन रीइंफोर्समेंट 5th तरह का जो रीइंफोर्समेंट है वो टॉर्शन रीइंफोर्समेंट है, और वो कहाँ प्रोवाइड करोगे, कॉर्नर्स पे, टॉप में और बॉटम में, मतलब बॉटम में और टॉप दोनों ही लेयर्स में हम उसको प्रोवाइड करते हैं टू रजिस्ट टॉर्शन, कि वो लिफ्ट ना करे, पलटे ना। तो उस टॉर्शन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए टॉर्शन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। कितना किया जाता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और किस लेंथ तक का जाल बनाते हैं वो मैंने आपको बताया कि LX/5 का बनाते हैं। ठीक है, और चारों कॉर्नर्स पे हम उसको प्लेस करते हैं, और किस कॉर्नर पे नहीं करते वो भी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एज कंटिन्यूस हैं तो वहाँ ज़रूरत पड़ती नहीं है। जो कॉर्नर होता है उस पे 100% टॉर्शन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, और अगर एक एज कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस होती है तो वहाँ पे 50% टॉर्शन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फिर किसी भी स्लैब के अंदर जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है ये 5 तरह का रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, और डिटेलिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें किस तरह से उसको स्लैब के अंदर प्रोवाइड करना होता है। ठीक, अब हम कैंटिलीवर स्लैब के अंदर रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग की बात और करते हैं। देखिए अभी तक हमने सिंपली सपोर्टेड स्लैब के अंदर रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग किस तरह की होती है उसको डिस्कस किया। एक कंटिन्यूस स्लैब के अंदर रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग किस तरह की होती है उसकी बात की, और इन दोनों ही स्लैब को हम 1 वे स्लैब की तरह या 2 वे स्लैब की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन कैंटिलीवर स्लैब जो होती है उसको हम एक एज पे ही सपोर्ट करते हैं, मतलब जो फिक्स्ड एंड होता है, जो फिक्स सपोर्ट होता है वहीं पर हम लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक कैंटिलीवर स्लैब बनाई और यहाँ पे लिखा मैंने कैंटिलीवर स्लैब कंटिन्यूस ओवर ए सपोर्ट, कि ये जो कैंटिलीवर स्लैब है ये सपोर्ट के अंदर तक गई हुई है, मतलब ये कंटिन्यूस है इस सपोर्ट के अंदर, मतलब स्लैब जो है वो इस स्लैब को एक्सटेंड कर दिया आपने। ठीक है, अब जो कैंटिलीवर स्लैब में रीइंफोर्समेंट की बात होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम रीइंफोर्समेंट टॉप साइड में प्रोवाइड करते हैं। देखिए अभी जो मैंने 2 तरह की स्लैब आपको बताई उसमें मिडिल ऑफ द स्पैन पे हम बॉटम में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैगिंग मोमेंट होता है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस नीचे डेवलप होती हैं, और जो सपोर्ट होते हैं वहाँ पे हॉगिंग मोमेंट होता है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस ऊपर होती हैं, इसलिए रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट ऊपर होती है। लेकिन कैंटिलीवर जो स्लैब होती है वो किस तरह से बेंड होगी, वो इस तरह से बेंड होगी, मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस ऊपर आएंगी। तो टेंसाइल स्ट्रेस ऊपर आने के कारण जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो ऊपर साइड में प्रोवाइड किया जाता है, मतलब
जो सबसे पहले हम रेनफोर्समेंट को प्लेस करते हैं वो इस तरह से प्लेस करते हैं। ये मेन रेनफोर्समेंट, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने कि ये मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। और ये जो मेन रेनफोर्समेंट है वो कितना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट है ये, ठीक है। दिस इज मेन रेनफोर्समेंट। अब ये मेन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, कैंटिलीवर बीम में जो भी मोमेंट डेवलप होंगे उन मोमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो भी एरिया स्टील आप कैलकुलेट करोगे वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब वो कितना प्रोवाइड करना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इस एज से मतलब सपोर्ट से, इस सपोर्ट के कॉर्नर से स्टार्ट करना, ठीक है। और यहाँ से 0.5 L मतलब 0.5 स्पैन लेंथ या LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वहाँ तक हम पूरा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। और उसके बाद हम आधे रेनफोर्समेंट को कंटिन्यू करते हैं एंड तक, जो फ्री एंड होता है वहाँ तक कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा दिस इज AST मतलब ये मेन रेनफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करता है, और कहाँ तक है ये 0.5 L या LD, जो भी ज़्यादा होगा वहाँ तक हम पूरा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो हाफ रेनफोर्समेंट है मतलब इसमें से आधी रॉड को हम यहीं कर्टेल कर देंगे, और जो रिमेनिंग 50% रेनफोर्समेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक, इस फ्री एंड तक। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 0.5 AST और ये मेन रेनफोर्समेंट ही है, ठीक है। और इस मेन रेनफोर्समेंट के नीचे बॉटम साइड में हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और कितना करते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट, कि जो भी मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है कैंटिलीवर स्लैब के अंदर वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। जो मेन रेनफोर्समेंट है वो आप कैलकुलेट करते हो, और डिस्ट्रीब्यूशन जो रेनफोर्समेंट है वो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है, ठीक। अब ये ध्यान रखना एंड है वहाँ पे जो स्लैब की डेप्थ होती है वो 75 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो मेन रेनफोर्समेंट है ये स्लैब के अंदर कहाँ तक जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑल रेनफोर्समेंट बार्स, और ये मेन रेनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, शैल बी एंकर्ड इनटू द सपोर्ट टू अ लेंथ नॉट लेस देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार, कि ये जो मेन रेनफोर्समेंट है इसको आप कहाँ तक लेके गए, कहाँ तक एंकर किया, मिनिमम LD तक, कि जो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार है मिनिमम उतना अंदर तक हम लेके जाते हैं इस सपोर्ट से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि नॉट लेस देन LD, कि ये जो बार्स हैं मेन रेनफोर्समेंट ये सपोर्ट के अंदर LD तक लेके जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो कैंटिलीवर स्लैब है ये बीम पे सपोर्ट कर रही है, देखो ये तो मैंने बोला कि कंटिन्यूस ओवर सपोर्ट मतलब स्लैब के साथ में है ये, लेकिन अगर बीम के साथ में है होती है स्लैब तो फिर क्या होता, मान लीजिए इस तरह का बीम होता तो फिर ये वाली जो रेनफोर्समेंट है मेन रेनफोर्समेंट, ये मेन रेनफोर्समेंट है, और यहाँ से जो आप इसको सपोर्ट के अंदर एंकर करते इस लेंथ को, वो कहाँ तक करते, वो LD तक करते। किस तरह से करते समझ में आया, देखो ये मैंने बीम बना दिया, बीम का रेनफोर्समेंट है ये, और ये जो रॉड आई है ये मेन रेनफोर्समेंट है स्लैब की, और इसको आपने इस एंड से यहाँ तक ये जो लेंथ है दिस इज LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ। तो इस रॉड को कहाँ तक एंकर करते हैं मैंने वो आपको बताया, ठीक। अब आगे चलते हैं, और इसमें कई बार आपको कई सारे जो ड्राइंग्स होती हैं उन ड्राइंग्स के अंदर आपको कुछ इस तरह से भी रेनफोर्समेंट दिखता है कैंटिलीवर स्लैब के अंदर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है वो भी आपको बता देता हूँ कि ये जो मेन रेनफोर्समेंट होता है उसको हम कई बार इस तरह से भी प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, कि एक रॉड इस तरह की होती है, एक मेन रॉड, और उसके बगल वाली जो मेन रॉड होती है मेन रेनफोर्समेंट जो होता है वो इस तरह से प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको कई सारे ड्राइंग्स में ऐसा दिखता है इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे शो कर दिया, क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो एडजेसेंट स्लैब होती है मतलब इस कैंटिलीवर स्लैब के कंटिन्यूस जो स्लैब होती है उसका जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो बॉटम साइड में होगा, और उस रेनफोर्समेंट को आप इस बीम के या इस सपोर्ट के अंदर तक लेके आते हैं और LD/3 डिस्टेंस तक हम उसको लेके जाते हैं,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि एडजेसेंट स्लैब का जो मेन रेनफोर्समेंट है और जो कि बॉटम साइड में होगा उसको हम LD/3 डिस्टेंस तक सपोर्ट के अंदर तक इंसर्ट करते हैं। ठीक, अब स्लैब डिज़ाइन के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब के 5th पार्ट में, हम वन वे स्लैब को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके और देखेंगे। थैंक यू।